मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल में। आज हमारे बीच आपके विभिन्न प्रश्नों को लेकर आए हैं टैक्स एडवोकेट श्री अजीत कुमार जी। श्री अजीत कुमार जी न सिर्फ टैक्स मैटर्स में अधिवक्ता हैं, बल्कि आप टैक्स मैटर के एक्सपर्ट्स हैं, खास तौर से इनकम टैक्स और जीएसटी के ट्रिब्यूनल और अपील मैटर्स में। आज देखते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल के स्टूडियो में अजीत जी आप लोगों से संबंधित कौन से प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे टाइम दिया अपना, हम लोगों को, हमारे जो क्लाइंट्स हैं या और भी आम जनता है, उनकी क्वेरीज जो उनके मन में है उनको सॉल्व करने के लिए, इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। अब मैं जो डॉक्टर साहब आजकल सरकार ने जैसे लास्ट 2020 में आया था 21 में कि सरकार न्यू टैक्स रिजिम ले आ रही है, तो पहले तो हमारे पास जैसे ऑप्शन आता था कि जिनको आप ओल्ड स्कीम में फाइल करिए, नहीं अगर जिसको ऑप्शन नए का चुनना है तो वो नए के लिए फॉर्म 10I भरता था साहब। लेकिन सर ये जो कुछ चेंज आया है अभी इस साल से, इस करंट फाइनेंशियल ईयर से, उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे सर? इस पर क्या है, इसमें प्रोविजंस क्या होंगे या अभी हमारे एसएससीज को क्या करना होगा इसमें? बहुत बढ़िया प्रश्न अजीत जी आपका। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो दो टैक्स रिजीम्स चल रही थी उनमें अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एकदम क्लियर कर दिया है, सीबीडीटी ने एकदम क्लियर कर दिया है कि 1 अप्रैल 2023 से सारे इंडिविजुअल्स या जो लोग दोनों रिजीम में किसी एक रिजीम का फायदा ले सकते थे, ऐसे करदाता अब 1 अप्रैल 2023 से सभी नई रिजीम से गवर्न होंगे। और यदि किसी करदाता को पुरानी रिजीम का फायदा लेना है तो उसे रिटर्न फाइल करने की तिथि के पहले अर्थात 31 जुलाई 2024 के पहले फॉर्म 10IE भरना पड़ेगा। और साथ ही जब वो अपना ITR भर रहा होगा तो उस ITR में एप्रोप्रिएट कॉलम में जाके इस बात पे टिक करना पड़ेगा कि वो पुरानी रिजीम से गवर्न होना चाहता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नौकरी पेशे वाले लोगों को, यानी कि जो वेतनभोगी थे और पेंशनर्स थे, उनके लिए साल दर साल एक से दूसरी स्कीम में स्विच ओवर करने की फैसिलिटी थी, जिसमें कि उनको टैक्स में बचत या फायदा हो रहा था। लेकिन जो व्यापार से आय करते हैं या पेशे से आय करते हैं, उनके लिए केवल एक बार स्विच ओवर अलाउ था। तो ध्यान रखिए, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 को जो समाप्त हुआ है वित्तीय वर्ष, उससे ये स्कीम लागू हो गई है। अमूमन लोगों को ये भ्रांति है कि ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 24-25 उसके बाद से ये लागू होगा, ऐसा नहीं है। ये वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू है, अर्थात कर निर्धारण वर्ष 24-25 में अब आपको नई स्कीम से ही गवर्न होना पड़ेगा, जब तक कि आप पुरानी स्कीम की मंशा अप्रोप्रिएट फॉर्म भर के नहीं जाहिर करते हैं। डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि अब हम सब न्यू रिजीम में चले गए, ओल्ड हमारे लिए ऑप्शनल हो गया है। बट जैसे मान लीजिए कुछ एसएससीज, मतलब कहना तो नहीं चाहिए पर कुछ लेट लतीफ होते हैं, उनके बहुत होता है धीरे धीरे से अपना फाइल, अगर मान लीजिए वो नहीं भर पाते हैं नया फॉर्म जो ऑप्शन का है, तो उनके लिए फिर क्या ऑप्शन होगा या कैसे रहेगा? अजीत जी, इनकम टैक्स एक्ट में ही अमेंडमेंट करके धाराएं डाल दी गई हैं और उनमें बताया गया है कि यदि आप किसी स्कीम में स्विच ओवर कर रहे हैं या किसी इस पर्टिकुलर स्कीम को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 10IE अनिवार्यता भरना पड़ेगा। केवल प्रिजम्पशन बेस पे कि आप किसी स्कीम को अडॉप्ट करके उसके हिसाब से आपने टैक्स पे कर दिया, यह आपको किसी दोनों स्कीम में किसी एक स्कीम का फायदा लेने से फिर मना करता है। तो आपको फॉर्म भरना आवश्यक है। और यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है, मसलन आपने अभी जो 31 जुलाई 2024 का रिटर्न आप भर रहे हैं और आप पुरानी रिजीम से गवर्न होना चाह रहे हैं और आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है, तो भले ही आपने ITR फॉर्म भरते समय पुरानी स्कीम पे टिक कर दिया है, लेकिन फॉर्म 10IE भरने से आप चूक गए हैं, तो ऐसे में आपने पुराने रेट से टैक्स दिया, पुराना फॉर्म ITR भरा, टिक कर दिया, लेकिन आपका इनकम टैक्स का रिटर्न CPC जो है वो नई स्कीम में प्रोसेस करेगा। डॉक्टर फिर इसमें ये तो आपने बताया कि नहीं भरा तो करेगा, मान लीजिए कोई लेट फाइल करता है 10I, तो उसके लिए क्या फिर रहेगा? बिल्कुल, देखिए अजीत जी, अब तो सब CPC बेस्ड है, हम लोग अब ई गवर्नेंस के रिजीम में आ गए हैं। जाहिर सी बात है कि हम रिटर्न अपना फाइल कर रहे हैं 31 जुलाई को, और हम रिटर्न 31 जुलाई को फाइल कर रहे हैं, और आप जान रहे हैं जिस तरीके से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने डेटा दिए हैं,
कि 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर हमारा रिटर्न प्रोसेस होकर रिफंड क्रेडिट हो जा रहा है, मैक्सिमम 10 डेज में। तो ऐसी स्थिति में जब आप रिटर्न फाइल कर देंगे, आपका रिटर्न प्रोसेस हो जाएगा और आप 10I अगर 31 जुलाई के बाद फाइल करेंगे तो ऐसी फाइलिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ध्यान रखिए 10I की फाइलिंग रिटर्न फाइल करने की पहले ही करना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर साहब, एक थोड़ा प्रकाश डालिए जो आजकल एसएससीज के मन में क्लाइंट्स जो मेरे आते हैं, ये कि बहुत कई कंफ्यूजन है कि नए रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं है। पुराने रिजीम में हमारा डिडक्शन थे, हाउस प्रॉपर्टी लोन का डिडक्शन था, एटीसी का था, मेडिकल प्रीमियम का था, लेकिन जो नए रिजीम का कोई डिडक्शन, इस पर कुछ सर प्रकाश डालिए क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। नई रिजीम ही सरकार ने इस उद्देश्य से दी थी कि जिसमें लगभग 70 से ज्यादा डिडक्शंस एट वन गो हटा दिए गए थे। जी जी। और चूंकि नई स्कीम में जो टैक्स की दरें हैं वो बहुत ही लिबरल हैं, बहुत ही छोटी दरें हैं, मतलब कम दर पे है, तो इसलिए नई स्कीम में सरकार ने डिडक्शंस को हटाया। लेकिन नई स्कीम में भी आप वेतन से अगर आप इनकम है या आप अगर पेंशनर है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अवश्य मिलेगा। जो 50,000 का ऑलरेडी मिलता हाँ, वो आपको मिलेगा, विच एवर इज 50,000 रुपीज और 1/3 विच एवर इज हायर, वो आपको मिलता रहेगा। साथ ही इसी प्रकार जो एम्प्लॉयर आपके जो फंड में जो डोनेशन देता था, फंड में जो अपना कंट्रीब्यूशन करता था, जो टियर 1 में जो आपका प्रोविडेंट फंड का जो नया कॉन्सेप्ट है, ईपीएफ का जो नया कॉन्सेप्ट है, उसमें जो एम्प्लॉयर 80CCD 2 में जो करता था, उसकी भी डिडक्शन नई स्कीम में आपको मिलेगी। इन दोनों को छोड़कर बाकी किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नई स्कीम में नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो नए रिजीम का हो गया। जैसे ओल्ड रिजीम में जो लोग ऑप्ट करते हैं तो उसमें भी कुछ लोगों में कंफ्यूजन है, जैसे कुछ नए शायद सरकार चेंजेस लाई है, जो हम क्लेम करते हैं 80D में मेडिकल क्लेम करते हैं, या फिर 80U में जो लोग डिसेबिलिटी का डिडक्शन क्लेम करते हैं चैप्टर 6A में, उस पर कुछ सर कुछ बताएंगे सर हमको। बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। इस बार का जो ITR फॉर्म डिजाइन किया गया है, वैसे तो 1 अप्रैल से ये इंडिविजुअल्स के ITR फॉर्म अवेलेबल है वेबसाइट पे, कोई भी व्यक्ति अपना रिटर्न फाइल कर सकता है, लेकिन मैं लोगों को यही सलाह दूंगा कि अभी अपना रिटर्न तब तक फाइल ना करिए जब तक कि 31 मई के पहले आपका जो एम्प्लॉयर है या डिडक्टर है वो TDS के रिटर्न न फाइल कर दे। क्योंकि अगर अभी आप रिटर्न अपना फाइल कर देंगे और आपके TDS रिफ्लेक्ट नहीं होंगे तो रिटर्न के प्रोसेस होने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, आपकी डिमांड निकल जाएगी, आपका रिफंड कम हो जाएगा, रिफंड नहीं होगा, TDS रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो ठीक है। तो अब ऐसे में जो लोग पुरानी स्कीम से गवर्न हो रहे हैं उनके लिए ITR के फॉर्म में जो 80D की आपने बात की, 80D में फैमिली के डिपेंडेंट्स के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 50,000 रुपए तक की छूट का प्रोविजन है। तो अभी लास्ट ईयर तक जो फॉर्म था उसमें कोई स्पेसिफिक डिक्लेरेशन नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट चूंकि लोग रेवेन्यू लीकेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रेवेन्यू लीकेज भी कर देते हैं गलत राय लेकर, तो ऐसे में अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं, उनका आपने ट्रीटमेंट कराया है तो उनका आधार पैन नंबर भी आप ITR फॉर्म में भरेंगे और तब वो छूट क्लेम करेंगे। तो मशीन में कम से कम इस बात का प्रूफ कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा कि आपने किसका ट्रीटमेंट कराया था, तो आधार नंबर से वेरीफाई हो जाएगा कि आपके वो रिलेटिव थे, आपके डिपेंडेंट थे, एक तो ये वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा, कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो स्कीम चल रही है, आयुष्मान भारत या और भी जो स्कीम्स चल रही हैं, उनसे कोरिलेशन हो जाएगा कि सही व्यक्ति ने सही डिडक्शन किया है कि नहीं किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा जो आपका प्रश्न था 80U के लिए था, तो जो लोग 40% से ज्यादा डिजेबल हैं और या सीवियरली डिजेबल है, 80% ज्यादा डिजेबल है, ऐसे लोगों को जो इनकम करते हैं तो भारत सरकार उनको 80U में छूट देती है। वो लगभग सामान्य अगर कोई वो है डिजेबिलिटी है तो लगभग 75,000 रुपए तक की उसमें छूट मिलती है। लेकिन हमें याद है बहुत पहले अजीत जी फॉर्म 10I हुआ करता था, जो कि मेडिकल अथॉरिटी से अप्रूव करके लिया जाता था, जो कि बाद में फिर प्रचलन इसका कम हो गया था। स्यू मोटो लोग आयकर रिटर्न भर के और फिर ले लेते थे, लेकिन अब इस बार ऐसे एसएससी जो व्यक्तिगत रूप से अक्षम है या दिव्यांग है और सीवियरली दिव्यांग है, उनकी डिफिनीशन बनी हुई है कि या कि कुछ रोगों से ग्रसित हैं जो कि क्रॉनिक डिजीज की श्रेणी में आते हैं, अगर उनकी श्रेणी में अगर कहीं आते हैं और फिर भी अगर वो आय कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को लगभग 75,000 रुपए नॉर्मल डिजीज के केस में, और अगर सीवियर है तो लगभग 1.25 लाख की इसमें डिडक्शन मिलेगी अगर वो ओल्ड स्कीम से गवर्न हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में उनको फॉर्म नंबर 10IA, ध्यान रखिएगा, ऐसे में ऐसे एसएससी को फॉर्म नंबर 10IA
मेडिकल अथॉरिटीज, जो कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी होगी, उससे प्राप्त करना पड़ेगा और उसको फिर अपलोड करना पड़ेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। तब उन्हें 75,000 रुपये या 1.25 लाख रुपए जैसी भी कंडीशन हो उनको छूट मिलेगी या डिडक्शन मिल पाएगा। बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। इसके अलावा डॉक्टर साहब, जैसे जो डिडक्शंस के अलावा भी जैसे न्यू स्कीम में है, तो उसके बारे में और कुछ, मतलब 2 डिडक्शन आपने बताए कि एक हम ले सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा सैलरीड एम्प्लॉय को, और एक आपका एम्प्लॉयर जो एटीडी कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है सर? फिलहाल अभी कुछ भी नहीं दिखता है अजीत जी, क्योंकि नई स्कीम में गवर्नमेंट ने क्लियर कट जो एक पिंथौरा था इनकम टैक्स एक्ट में, पूरा डिडक्शंस की पूरी एक पर्वतमाला बनी हुई थी, जिसमें लोग नहीं समझ पाते थे कि छूट डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी, खर्च करने पे मिलेगी, ऑफिशियल पर्पज से खर्च करेंगे मिलेगी नहीं मिलेगी। इन सारी चीज़ों पे विराम लगाते हुए उन्होंने टैक्स रेट को बड़ा लिबरल कर दिया है, बहुत ही कम कर दिया है और बड़े स्लैब बना दिए, 4-5 स्लैब बना दिए हैं। तो इसलिए डिडक्शन ना लेकर नई स्कीम में आने में हमें जहाँ तक है एज एन एक्सपर्ट मुझे लगता है कि जिनकी इनकम 10 लाख रुपए तक है, 15 लाख रुपए तक है, उन्हें बहुत ही फायदा है, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। बहुत डॉक्टर साहब, फायदा तो हमें डॉक्टर साहब वैसे भी है, जो मैंने जो अभी देखा, जो आपने सर नया एक अपना उपक्रम चालू किया है फिक्स माई टैक्स का, फायदा तो हम एसएससीज को उससे भी होना है, क्योंकि आपके पास जो आएगा उसको सरलता से सोल्यूशन मिलेगा और वो पीस ऑफ माइंड में रहेगा। थोड़ा उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे आपने? बहुत बढ़िया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम लोग के पूरे ग्रुप ने जो करदाताओं को जो दिक्कतें आ रही है उनको देखते हुए, आयकर और जीएसटी से संबंधित जो दिक्कतें आ रही है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो उनको सोल्यूशन करने के लिए हम लोगों ने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम रखा है फिक्स माई टैक्स, जिसका वेब पेज भी अवेलेबल है और गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। बहुत जल्दी वो iOS मतलब एप्पल फ़ोन पे भी आपको मिल जाएगा। और ये सॉफ्टवेयर या ये वेब पेज कुछ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें आपकी आयकर और जीएसटी की किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान इंडिया के टॉप लेवल के एक्सपर्ट जो कहते हैं, जो एक्सपर्टाइज के साथ आपको सर्विस देते हैं और एक क्विक तरीके से कम लागत पर और फ्लॉलेस और बिना किसी मिस्टेक के कंसल्टेंट एंड पे आपको उसका पूर्ण सोल्यूशन देने का प्रयास इस वेबसाइट के माध्यम से किया गया है। तो मैं अनुरोध करूंगा अपने सारे दर्शकों से कि यदि आपने भी फिक्स माई टैक्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको अवश्य डाउनलोड करें, या वेबसाइट पे जाकर, इसके वेब पेज पे जाकर, जो कि www.fixmytax.in है, वहां जाकर अपने आप को रजिस्टर जरूर करें। और किसी भी प्रकार की भविष्य में कोई भी इनकम टैक्स से संबंधित, जीएसटी से संबंधित, व्यापार पेशे से संबंधित कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी स्तर की कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे इंटरेक्ट करना ना भूलिए। और अंततः मैं, चूंकि आप मेरे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों से इतने अच्छे दर्शकों के भी आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे जिनका कि सोल्यूशन होना बहुत जरूरी था, तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं और पुनः इस उद्देश्य से कि फिर ऐसे ही कुछ बढ़िया प्रश्नमाला आप लेकर आएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि एसएससी रोज इनकम टैक्स अधिनियम में चेंजेस होते रहते हैं और मन में जिज्ञासाएं हमारे रहती है, जिसका आपके पास आने के बाद हमको बहुत सरल सोल्यूशन मिल जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी YouTube दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, और आपको विभिन्न रिमाइंडर्स आपको टाइम से मिलते रहेंगे। और इनकम टैक्स, जीएसटी की संपूर्ण जानकारी, अद्यतन जानकारी के लिए देखते रहिए YouTube चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।